हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डीसी पावर सप्लाई के बारे में। उसमें हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। वोल्टेज रेगुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डीसी पावर सप्लाई। बिकॉज ऑफ दैट हम एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। लास्ट हम फिल्टर जो सर्किट्स होता है वहां तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो वो आपके इट में डैमेज योर डिवाइस। बिकॉज ऑफ दैट अगर एसी में कोई थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है तो वो फ्लक्चुएशन आपको उस डीसी में भी देखने को मिल सकता है, और उससे आपका जो डिवाइस है, जो लोड रेजिस्टेंस है, उस पर फर्क पड़ सकता है और वो उसको डैमेज कर सकता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्यों जरूरी है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, तो मैंने आपको बताया। नीड ये है कि आप जिस रेंज का डिवाइस ले रहे हैं, जिस रेंज का लोड रेजिस्टेंस ले रहे हैं, उस रेंज में अगर डीसी नहीं हुआ तो इट मे डैमेज योर डिवाइस, डैमेज योर लोड रेजिस्टेंस। ओके, तो ये इसका एक हम कह सकते हैं कि नीड है, रिक्वायरमेंट है। हम एक बार पूरा समझते हैं कि डीसी पावर सप्लाई होता क्या है। तो वोल्टेज रेगुलेटर एक कंपोनेंट है, एक डिवाइस है, वो कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है और कैसे वो वर्क करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम यहाँ से एक एसी सिग्नल देते हैं। वो एसी सिग्नल, एसी करंट कह सकते हैं आप उसको, वो ट्रांसफार्मर में जाता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसकी रेंज को फिक्स करता है, कितने रेंज का आपको उसमें डीसी चाहिए। ट्रांसफार्मर का काम है रेंज को फिक्स करना, रेंज बढ़ाना तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करता है, रेंज आपको डाउन करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करता है। ट्रांसफार्मर आपको एसी सिग्नल्स देता है, एसी हम कह सकते हैं आगे की ओर प्रोड्यूस करता है। तो उससे क्या होता है, रेक्टिफायर में जाता है और वो एसी सिग्नल रेक्टिफायर में जाता है। रेक्टिफायर इज दैट डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी। रेक्टिफायर एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। रेक्टिफायर कई टाइप्स के होते हैं, हमने रेक्टिफायर का पूरा डिटेल्ड डिस्कस किया हमारे प्रीवियस वीडियो में, आपको वो वीडियो सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, बट वो क्या करता है कि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एसी को भी छोड़ देता है, बिकॉज दिस इज नॉट आइडियल। ओके, तो उसमें एसी सिग्नल, एसी का कुछ पार्ट उसमें होता है, तो एसी प्लस डीसी वो आगे की तरफ भेजता है, जिसको हम फिल्टर, जो सर्किट्स होते हैं उनकी हेल्प से हम उसको फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने पे हमको क्या मिलता है, डीसी मिलता है बाय द आइडियल फिल्टर्स। बट इसमें भी कुछ स्मॉल अमाउंट होता है एसी का, पर हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमको ओनली उस डीसी की बात करनी है जो कि हमने कहा कि भाई यहाँ पे जो अपने को मिल रहा है वो एक डीसी मिल रहा है, लेकिन ये डीसी कैसा है। एक्चुअली इसके साथ में थोड़ा बहुत एसी भी होता है, लेकिन अब वो एसी को नहीं देखना, बिकॉज वो इतना कम होता है कि हम इतने ज्यादा फिल्टर लगा चुके हैं कि वो बहुत कम होता है, बहुत कह सकते हैं बहुत ज्यादा कम होता है। उसलिए यहाँ पे हम ओनली डीसी को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो डीसी मिल रहा है वो अनरेगुलेटेड है। अब अनरेगुलेटेड का मतलब समझिए भैया, अनरेगुलेटेड डीसी। अब ये जो पूरा पावर सप्लाई है ना, इसको तो अपन कहते हैं डीसी पावर सप्लाई। दिस इज कॉल्ड द डीसी पावर सप्लाई। अब ये डीसी पावर सप्लाई जो है, वो डीसी पावर सप्लाई, इस पूरे को हम डीसी पावर सप्लाई कह सकते हैं। डीसी पावर सप्लाई का मींस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और यहां पर आने बाद में डीसी कन्वर्ट हो जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर का काम होता है इस रेगुलेटेड वोल्टेज, वोल्टेज को रेगुलेट करना। रेगुलेट का क्या मीनिंग है, सबसे पहले वो समझते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एसी के फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करता है। मतलब अनरेगुलेटेड का क्या मतलब हुआ, अनरेगुलेटेड का मतलब हुआ it depends upon the fluctuation. ओके, ये फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करता है ऑफ इनपुट एसी। जो इनपुट एसी है उसके फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करता है। बाई चांस यहाँ पे 220 की जगह पे 300 वोल्ट आपको मिल जाए, 220 पे मान लेते हैं लोड में आपको यहाँ पे जो डीसी मिल रहा है वो 6 वोल्ट का मिल रहा है, और वो 300 वोल्ट अगर आपको एसी एक मान लेते हैं एक क्षण के लिए, एक एक टाइम के लिए आपको 300 वोल्ट का मिल गया, बिकॉज एसी सिग्नल्स हैं वो कभी भी चेंज हो जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, वोल्टेज वगैरह। तो क्या हो गया, यहाँ से 300 वोल्ट हो गया, तो क्या ये 6 वोल्ट रहेगा, नहीं, मान लेते हैं ये 9 वोल्ट तक चला गया।
बट आपने जो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है उसकी रेंज 6 वोल्ट तक की है, और उससे ज्यादा उसको वोल्टेज मिला तो डैमेज हो सकता है, इट मे डैमेज। अब इतना वोल्टेज हम उसको दे देंगे तो वो डैमेज तो होगा ही ना। तो क्या करना है, हमको इसको रेगुलेट करना है कि अगर वो 300 भी चला जाए फिर भी हमको मिलना 6 वोल्ट ही चाहिए। ऐसा हमको मतलब एक फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं। तो आफ्टर क्या होता है, अब ये जो डीसी मिल रही है आफ्टर वोल्टेज रेगुलेशन इट इज इंडिपेंडेंट टू दी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लक्चुएशन। ये फ्लक्चुएशन से इंडिपेंडेंट होती है ऑफ एसी, एसी के फ्लक्चुएशन से इंडिपेंडेंट होगी। अब एसी के फ्लक्चुएशन से इंडिपेंडेंट क्या, अब यहाँ पे चाहे फ्लक्चुएट ज्यादा हो कम हो ऊपर नीचे कैसे भी हो, पर यहाँ पे आपको यहाँ पे जो डीसी मिल रही है, यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अब ये कैसे होगा, इसकी वर्किंग सिस्टम हम इसमें देखेंगे। इट मीन्स हमने जो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट हमने यूज किया, इस सर्किट में होता क्या है, हम किसका यहाँ पे यूज करते हैं। तो एक चीज आपको बता दूं, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए ऑलवेज वी यूज द जीनर डायोड। जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर में यूज किया जाता है। उसका एप्लीकेशन, सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो जीनर डायोड का होता है दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। बिकॉज ऑफ दैट जीनर डायोड हैज द ब्रेकडाउन रीजन इन द लार्ज अमाउंट इन द रिवर्स बायस, इन द रिवर्स बायस वोल्टेज है, वो रिवर्स वोल्टेज इसको अपन कहते हैं। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द सर्किट ऑफ, दिस इज कॉल्ड द सर्किट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। ये जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन का सर्किट होता है। ओके, डीसी पावर सप्लाई में सारे आ गए, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर। डीसी हमको यहाँ पे मिली, ये डीसी है यहाँ पे। डीसी इस प्रतिरोध में से, रेजिस्टेंस में से गुजरती है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे आपको जीनर डायोड दिख रहा है वो जीनर डायोड किस में है, रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस में होने का मतलब क्या है, डीसी एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इसमें है ये रिवर्स बायस में है। ये इसका मैं कहूँ तो आप जीनर डायोड हम ऐसे बनाते हैं, दिस इज जीनर डायोड, ये इसका साइन होता है, ये पी होता है, ये एन होता है, इट मीन्स ये पी और ये हो जाएगा एन। ये माइनस है, माइनस पी से कनेक्ट है और इधर पॉजिटिव है वो एन से कनेक्ट है, इट मीन्स दिस इज इन रिवर्स बायस। अब ये डायोड रिवर्स बायस में है, ठीक है। करंट की मैं अगर बात करूं, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये आई एल करंट है, ऐसा हमने कहा कि आई एल करंट है, और यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो तो आई है, और यहाँ पे इसके अंदर भाई ये पैरेलल में लगता है ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज पैरेलल में रखता है। तो क्या होता है, बाय द किरचॉफ्स लॉ हमने क्या कह दिया भाई, इसमें आई जेड करंट इसमें यहां तक गया, आई जेड करंट तक यहां तक गया, इसमें आई एल करंट गया, करंट डिवाइड हो गया इस जंक्शन पॉइंट पे, आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल है। ओके, एंड अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, इसका वोल्टेज वी जेड हो जाएगा, दैट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। अभी मैं समझाता हूं ब्रेकडाउन होता क्या है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज द लोड वोल्टेज, जिसको हम कह सकते हैं वी ओ कह दो या वी एल कह दो, आउटपुट कह दो या वी एल कह देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो डीसी मिल रहा है दिस इज अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड डीसी। इस अनरेगुलेटेड डीसी को हमको रेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट करना है। यहां पे हमको जो मिलेगा दैट इज रेगुलेटेड डीसी। अब रेगुलेटेड डीसी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, वोल्टेज। ये वोल्टेज अगर कांस्टेंट है यानी कि इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है, इनपुट एसी के फ्लक्चुएशन से, इनपुट एसी के फ्लक्चुएशन से अगर ये इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट ही रहता है, यहाँ पे कितना ही फ्लक्चुएशन आ जाए, ऊपर नीचे कितना भी हो जाए, अगर ये कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि हमारी करंट जो है वो रेगुलेटेड करंट है। तो समझते हैं होता क्या है। ये पूरा सर्किट जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा सर्किट आप समझ सकते हैं मोबाइल के चार्जर का है। मोबाइल के चार्जर में वही होता है हमारा चार्जर। एक्चुअली अगर हम बात करें तो कभी कभी ऐसा हम कहते हैं, या पहले जब टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी तो उस टाइम पे क्या होता था कि नॉर्मली एक जो फोन का चार्जर है उस पर्टिकुलर उसी फोन का चार्जर होता था, क्योंकि वो क्या होता था कि उसमें जो उसका रेंज होती थी रेगुलेटर की, भाई ये 6 वोल्ट का यूज कर सकते हो तो 6 वोल्ट ही इसमें यूज कर सकते हैं। इसको अगर 12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, 5 वोल्ट वाले को करेंगे तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उसको डैमेज कर देगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, हम किसी भी मोबाइल के चार्जर को किसी में भी यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट
क्या होता है उसमें, वोल्टेज रेगुलेटर होता है। उसमें फ्लक्चुएशन कितना भी हो, आप उसको अलग अलग डिवाइस के लिए वो उसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वोल्टेज रेगुलेटर जीनर डायोड लगा होता है। जीनर डायोड क्या करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। उसकी रेंज जो होती है उस लोड के अकॉर्डिंग, जितना लोड आप लगा रहे हैं, ये जो लोड आप दे रहे हैं उस लोड के अकॉर्डिंग उसको वो अपने आप सेट कर लेता है। ओके, अब समझते हैं एक्चुअली जीनर डायोड लगाने का यहाँ पे क्या मतलब है। जीनर डायोड क्या करता है कि ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि लेट अस कंसिडर हेयर जीनर डायोड जो है वो हमने कैसे लगाया है, रिवर्स बायस में। जीनर डायोड इज इन ब्रेक डाउन रीजन। ब्रेक डाउन रीजन में कब होता है, इट मीन्स वो रिवर्स बायस्ड है। हमने यहाँ पे कहा है कि भाई ये इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। सो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज जीनर डायोड इन रिवर्स बायस में है तो वो ब्रेक डाउन रीजन में होता है। हमने जीनर डायोड की प्रॉपर्टी पहले भी डिस्कस की है, अगर आपने हमारा वो वीडियो देखना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ड्यू टू ब्रेक डाउन रीजन। अब इस ब्रेक डाउन रीजन में, अब ये समझाते हैं ब्रेक डाउन रीजन होता क्या है। जो करंट आई जेड है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है एट अ कांस्टेंट वोल्टेज। कैसे, अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेकडाउन एक्चुअल में होता क्या है। तो ब्रेकडाउन समझने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेकडाउन समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में ब्रेकडाउन होता क्या है। एक बार मैं यहाँ पे जो इसका ग्राफ है वो बना लेता है। ब्रेकडाउन का क्या मीनिंग होता है, ब्रेकडाउन का मीनिंग ये होता है कि यहां से जब हम इसका जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व है वो बनाते हैं तो क्या होता है कि नॉर्मली पीएन जंक्शन के डायोड में ये करंट एकदम से यहां पे बढ़ता है जो कि वेरी हाई होता है। दिस इज वेरी हाई। तो क्या कहा जाता है कि हम एक ऐसा डायोड तैयार करते हैं जिसमें क्या होता है कि डोपिंग हो जाता है, हाईली डोप्ड होता है। अब ये ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है, नॉर्मली पीएन जंक्शन में भी ब्रेकडाउन होता है, लेकिन जिनर डायोड इसका इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो हाई रिवर्स वोल्टेज तक नहीं जाए, एक नॉर्मली रिवर्स वोल्टेज पे जाए। तो क्या होता है कि पहले तो करंट बहुत स्लोली स्लोली बढ़ता है, नहीं कि जीरो जीरो से बहुत स्लोली स्लोली बढ़ता है, लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहां करंट अब्रप्टली यानी कि एकदम से करंट जो है वो बढ़ जाता है। एकदम से करंट बढ़ता है लेकिन वोल्टेज उसका वही रहता है। मान लेते हैं इसको वी जेड कह दिया हमने, इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन या ब्रेक डाउन वोल्टेज वी जेड। अब यहां पे करंट की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कहूं कि ये करंट यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे यहाँ पे करंट है। ओके, ये एक्स हो जाएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट एक ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे। तो तीनों पॉइंट पे अगर आप देखेंगे करंट तो बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज वही रह रहा है, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं हो रहा। करंट में चेंज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, आई इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वी जेड जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। हमको तो यही चाहिए ना कि करंट इंक्रीज हो जाए, मतलब ये जो एसी डीसी है वो इंक्रीज हो जाए, करंट इंक्रीज हो जाए, मतलब अगर इसमें फ्लक्चुएशन है तो ये वाली आई जेड करंट जो है वो भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। बट अपने को क्या चाहिए, वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए, बिकॉज हमारा सारा काम किस पे, इस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। वोल्टेज कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है एसी की फ्लक्चुएशन से, तो हमारा काम हो जाएगा, ये रेगुलेटेड हो जाएगी। इट मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ पे, करंट इज एब्रप्टली इंक्रीजेज, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर करंट इज abruptly increases at Vz in reverse voltage। एक रिवर्स वोल्टेज में ये अब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। और कहा होता है, एट Vz, और Vz कैसा है वहां पे, कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू पे उसकी करंट लगातार बढ़ती जा रही है, एक ही वैल्यू पे। ओके, इट मीन्स अब हियर Zener diode
and RL is in parallel। तो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में ऑलवेज हम जानते हैं कि वी नो दैट पैरेलल में करंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी जेड इज इक्वल टू वी एल हो जाएगा। अब बाय द किरचॉफ्स लॉ, बाय द किरचॉफ्स लॉ, अब किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि I इज इक्वल टू जंक्शन पॉइंट पे आई जेड प्लस आई एल हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया किरचॉफ के लॉ से। ओके, वो चीज मैंने यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि यहाँ जंक्शन पॉइंट पे ये इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली क्या होगा, आई हो जाएगा। करंट आई फ्लो हो रहा है, लेकिन वो आगे जाते हुए आई और आई एल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल केस नंबर फर्स्ट, ये जो फ्लक्चुएशन है वो कैसे हो सकता है, दो कारणों से हो सकता है। पहला रीजन है इसका, अगर जो करंट है ना हमारे पास में, उस करंट का अनरेगुलेटेड होने का, डीसी के अनरेगुलेट होने का दो रीजन है। पहला रीजन है हमारा फ्लक्चुएशन, एसी में फ्लक्चुएशन। इफ फ्लक्चुएशन अकर्स, अगर फ्लक्चुएशन होता है उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे और ये कैसे होगा। फ्लक्चुएशन हुआ मान लेते हैं, अब हम देखते हैं, यहां पे आते हैं। फ्लक्चुएशन हुआ, इसकी करंट में यहां पे इंक्रीज हुई, ये करंट इंक्रीज हुई, फ्लक्चुएशन की बात कर रहा हूं, तो डीसी करंट इंक्रीज हुआ। डीसी करंट इंक्रीज मतलब आई इंक्रीज। आई इंक्रीज होने का मीन्स क्या हुआ, आई टोटल इंक्रीज हो रहा है, मतलब आई जेड भी इंक्रीज हो रहा है, आई एल भी इंक्रीज हो रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, आई जेड भी इंक्रीज हो रहा है, आई एल भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पे आई एल जो है वो कम इंक्रीज होगा, आई जेड ज्यादा इंक्रीज होगा। बिकॉज ऑफ दैट आई जेड एकदम से अब्रप्टली, आई जेड क्या है, आई जेड ये करंट है, आई जेड करंट ये है, और ये एकदम से ज्यादा इंक्रीज होती है, तो कौन ज्यादा इंक्रीज होगा, आई जेड ज्यादा इंक्रीज होगा। आई जेड चाहे कितना भी इंक्रीज हो जाए, वी जेड ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, उस एक ही वैल्यू, उस एक ही वोल्टेज की वैल्यू पे करंट की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। वी जेड कॉन्स्टेंट होगा, वी जेड की इक्वल आर वी एल है, तो वी एल भी कांस्टेंट रहेगा, और हमको तो वी एल को कांस्टेंट ही रखना है। कितना भी फ्लक्चुएशन आ जाए, चाहे वो कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, मान लेते हैं यहाँ पे हमने इंक्रीज का लिया, डिक्रीज का भी हम लेते हैं तो एक ही बात होती है। ठीक है, मान लेते हैं फ्लक्चुएशन इंक्रीजिंग में है तो डिक्रीजिंग में है, तो वो सेम केसेस हो जाएगा। तो क्या होगा, हमने क्या किया, यहाँ पे करंट बढ़ा, करंट बढ़ने से क्या हुआ, वी डीसी, जो डीसी वोल्टेज है वो डीसी वोल्टेज इंक्रीज हुआ। डीसी वोल्टेज इंक्रीज होने से क्या हुआ, इनपुट आई, जो इनपुट आई डीसी है वो इंक्रीज हुआ। इनपुट आई डीसी इंक्रीज होने से क्या हुआ, आई जेड इंक्रीज हुआ। होता तो साथ में आई एल भी इंक्रीज है, लेकिन आई जेड ज्यादा इंक्रीज होता, बिकॉज ऑफ दैट वो जीनर डायोड की करंट है, जीनर डायोड की करंट एकदम से अब्रप्टली एकदम से वो बढ़ती है, तो ये आई जेड बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है एट ब्रेक डाउन रीजन। ब्रेक डाउन रीजन में ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। आगे क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होगी, लेकिन वी जेड इज स्टिल कांस्टेंट, फिर भी वी जेड जो है वो कांस्टेंट है। वी जेड कांस्टेंट है, और वी जेड के कांस्टेंट होने से वी एल भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बिकॉज ऑफ दैट हमने पहले ही लिख दिया है बाय द इक्वेशन नंबर 1, वी जेड इज इक्वल टू वी एल। अब ये कांस्टेंट है, तो मतलब क्या हो गया, इट इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है, एसी, इनपुट एसी के फ्लक्चुएशन से इंडिपेंडेंट है, इनपुट एसी के फ्लक्चुएशन से, इनपुट एसी के फ्लक्चुएशन से इंडिपेंडेंट है। तो पहला रीजन हमारा अनरेगुलेटेड डीसी मिलने का था, फ्लक्चुएशन, जिसको हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब दूसरा रीजन क्या होता है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा रीजन ये होता है कि हम अगर लोड कोई चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने मोबाइल, एक मोबाइल का चार्जर था और उसमें वोल्टेज रेगुलेशन नहीं था, और उस मोबाइल के चार्जर को एक 6 वोल्ट से चार्ज होने वाली बैटरी थी और एक 12 वोल्ट से चार्ज होने वाली बैटरी थी। हमने
लोड ही चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस ही चेंज कर दिया। हमारा डिवाइस जिस पे वो रेजिस्टेंस सुपर इम्पोज हो रहा था, रेजिस्टेंस सॉरी जो करंट है वो मतलब उसमें यूज होने वाला था, वो डीसी करंट के लिए जो रेजिस्टेंस वही हमने चेंज कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा फर्क देखते हैं। इफ आर एल इंक्रीज, हमने एक 5 वोल्ट के 5 वोल्ट के मोबाइल को हटा के 12 वोल्ट का मोबाइल लगा दिया वहां पे, तो क्या हुआ, आर एल इंक्रीज हो गया। आर एल इंक्रीज हुआ ना, उस वोल्ट की उसकी आर एल इंक्रीज हुआ, उसमें लोड जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हुआ। अब आर एल इंक्रीज होने से क्या होगा समझना, आर एल इंक्रीज हुआ मीन्स ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा, कि कोई भी मीडियम में रेजिस्टेंस अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वहां से करंट फ्लो नहीं होती है। इट मीन्स करंट जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ा तो ये वाली करंट जो है उसको समझेंगे डिक्रीज हो जाएगी। आईएल डिक्रीज होने का मतलब क्या है, आईएल डिक्रीज हुई, टोटल करंट डिक्रीज हुई, आईजेड भी डिक्रीज हो गई। अब आईजेड डिक्रीज हुई, 1 मिनट सॉरी, हाँ आईएल इंक्रीज, आईएल डिक्रीज हुई ना, हाँ यहाँ पे आईएल डिक्रीज हुई। अब आईएल डिक्रीज होने पे क्या हुआ, देखो टोटल है आई, ये है आई जेड प्लस क्या है आई एल, आई एल इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, आई जेड बढ़ गई, पर टोटल तो बढ़ ही रही है ना, टोटल करंट तो वही है, आई एल उसमें से इंक्रीज हुई। मान लेते हैं ये मिल रहा है हमको 50 और ये मैं कह देता हूं कि जो है उसमें डिक्रीज हुई, मतलब ये हो गई 10, तो ये तो 40 हो गई ना। अगर ये और इंक्रीज डिक्रीज हुई थी 5, तो ये तो 45 हो गई ना। इंक्रीज कौन हो रहा है, आई जेड इंक्रीज हो रहा है ना। टोटल करंट तो 50 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, रेजिस्टेंस बढ़ने से टोटल करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आईएल में फर्क पड़ेगा। रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगा, मान लेते हैं ये 3 हो गया तो ये 47 हो गया, मीन्स एक दूसरे से एक डिक्रीज होगा तो एक इंक्रीज होगा, यही चलता है ना। तो आई जेड क्या हो गया, वहां पे इंक्रीज हो गया। आई जेड कहाँ इंक्रीज होता है, ब्रेकडाउन रीजन में इंक्रीज होता है। ब्रेकडाउन रीजन एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे होता है, पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब कांस्टेंट वोल्टेज पे होता है। कांस्टेंट वोल्टेज का मीनिंग क्या हो जाएगा, उसका वीएल भी कांस्टेंट है, वापस वही कंडीशन आ गई ना। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे कि आर एल अगर बढ़ा, ओके यहाँ पे हम लिखेंगे आर एल अगर इंक्रीज हुआ, आर एल इंक्रीज होने से क्या होगा, देखते हैं हम यहाँ पे, आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल है, तो क्या हुआ, आई एल जो है वो डिक्रीज हुआ, आई एल डिक्रीज होने से आई जेड जो है वो इंक्रीज हुआ। आई एल डिक्रीज होने से आई जेड इंक्रीज हुआ, और आई जेड इंक्रीज कहाँ होता है, ब्रेकडाउन रीजन में। ब्रेकडाउन रीजन में होता है तो वो कहाँ होता है, एट अ फिक्स वोल्टेज वी जेड, और ये कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। अगर ये कांस्टेंट है तो हमने पहले भी कहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा, वी एल भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो बात वही है, चाहे आर एल को इंक्रीज करो चाहे एसी में फ्लक्चुएशन हो, दो ही रीजन होते हैं अनरेगुलेटेड डीसी मिलने के, उनको हमने क्या किया है, रेगुलेटेड कर दिया है। कैसे रेगुलेटेड किया, विद द हेल्प ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड की प्रॉपर्टी कौन सी काम आती है वहां पे, जीनर डायोड की वहां पे ब्रेकडाउन रीजन की जो प्रॉपर्टी होती है कि करंट चाहे कितना भी बढ़े पर उसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, और वी नीड द कांस्टेंट वोल्टेज, इट मींस वी जेड एंड वी एल इज इक्वल। तो वी जेड कांस्टेंट होगा तो भैया वी एल भी कांस्टेंट होगा, और हमको यही तो चाहिए, वो हमको करना, वो हमने यहाँ पे कर दिखाया। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो फर्दर हमारे पास में टॉपिक्स है उनके बारे में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।